आपसे करूंगा कि सारी परीक्षा में सिलेबस आपको पता चल गया, मिथ आपको पता चल गया। विवेक सर हमारे आए, इकोनॉमिस्ट पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात कहे। सबने अपनी अपनी बात कही। अनुज जी ने हमारे आपको सारी चीजों से अवगत कराया। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इस एग्जामिनेशन पे जो मैं आपको अगले 5-10 मिनट में बताऊंगा। पहली बात, मैंने आपको एक पेपर भी दिया, आपको शायद सब लोगों को मिला होगा, तो वो तो हम बाद में करेंगे, कोई यहां पढ़ने तो आया नहीं है, आप रख लो अपने बैग में। लेकिन कुछ चीजें थी जो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी कि आप कहां गलती करते हो। आप टेंशन मत लो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो छोड़ दो। हम आईएएस की तैयारी 95% मिडिल क्लास करता है। और आतिश सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत शुरुआत में, आपने उसको लिखा नहीं होगा, मैं कंफर्म हूं कि आपने नहीं लिखा होगा। उन्होंने कहा, मैंने उस पर तुरंत ताली भी बजाई, बड़ी जबरदस्त बात, कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला कभी असफल नहीं होता। क्यों नहीं होता? इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आईआर, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इसकी समझ पैदा हो जाती। समझ, पानी है और जो तुम देख रहे हैं समझ, बड़ा प्यारा वर्ड है ये, समझ। यूपीएससी की तैयारी अब तक आप पढ़ते आए हैं, एकेडमिक्स में आपने पढ़ाई की है, लेकिन यहां ये नहीं कहते आईएएस की पढ़ाई, ये शब्द नहीं है। आईएएस की तैयारी, प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन का जो सबसे पहला पिलर है, जो आपको डेवलप करना है, इवॉल्व करना है, पढ़ो तो आप बहुत लिए, आप पिछले 16-17 साल से पढ़ ही रहे हैं, तो फिर तैयारी में ऐसा क्या है जो आपको नया करना है, इवॉल्व करना है? किसकी? समझ की। अब ये समझ क्या है? दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठा, उसकी लड़ाई राजस्थान से जरूर। क्यों? गुजरात जाना है, सिंध भी जाना है सर, राजस्थान से गुजरात जाना है, क्योंकि गुजरात का जो कनेक्शन है वो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से। आज भी अगर तुम देखो, छाबार का जो पोर्ट है ईरान का, उससे आज से हमारे संबंध नहीं है, बहुत पुराने। बसरा इराक का पोर्ट है। बसरा, छाबार, ग्वादर और लोथल, ये 4 नाम सुने? बसरा कहां है? इराक में। छाबार कहां है? ईरान में। ग्वादर कहां है? पाकिस्तान में। और लोथल गुजरात में। ये 4 पोर्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी संभालते थे, संभालते हैं और संभालते रहेंगे। पूरा वेस्ट और ईस्ट का ट्रेड इन 4 पोर्टों पे डिपेंड करता है, पूरा। तो जिसको भी इस ट्रेड पे कब्जा करना है, 2 रास्ते हैं उसके पास। एक रास्ता सिल्क रूट वाला है कि आप इंडिया से निकले पंजाब, पंजाब से फिर आप अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, सेंट्रल एशिया। लेकिन ये जो रास्ता है, रूट ए वाला, सिल्क रूट वाला, खतरनाक रास्ता है। ट्राइब्स हैं, लूटमार, युद्ध। अभी देखो कैसे युद्ध चल रहा है। तो एक दूसरा रास्ता निकालना था, मैरीटाइम, समंदर के रास्ते से। तो गुजरात पर कब्जा करना ही था। तो दिल्ली को गुजरात पर कब्जा करना है। अब दिल्ली और गुजरात के बीच में है राजस्थान, तो लड़ाई होगी, क्योंकि जिनको शौक है लड़ना, जैसे पढ़ाई आपका अगर शौक बन जाए तो ये कंपटीशन आपके लिए माइनस हो जाएगा। समझ, और समझ एक ऐसी चीज है जो किसी किताब में नहीं है, कहीं पढ़ाई नहीं जाती। किसी यूनिवर्सिटी में, कोई कॉलेज में, 4 चीजें दुनिया में ऐसी हैं
जो अगर कमोडिटी होती वस्तु, तो गरीब हमेशा गरीब रहते। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, कोई फार्मूला बता रहा है। बोले कैसा? बोले फार्मूला ऐसा बताओ कि हमारे परिवार का ये राजवंश है ये कभी खत्म ना हो। तो बीरबल ने कहा कि सरकार, ऐसा कोई फार्मूला होता तो आपका राजवंश आता ही नहीं, क्योंकि अगर ये फार्मूला होता तो पहले के जो राजवंश है वो कभी खत्म ही नहीं होता। 4 चीजें, 4: अंडरस्टैंडिंग, डेयरनेस, एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस। और ये 4 चीजें बाजार में नहीं मिलती। अगर ये मिलती तो अमीर इसको मोनोपोलाइज कर लेगा। और जब मोनोपोलाइज कर लेता तो चंद्रगुप्त कभी सपना ही नहीं देख पाता सम्राट बनने का। जो भी दुनिया में चंद्रगुप्त हैं, जो भी सपना देख रहे हैं, सपना ही देखना अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम। अब तो लोगों के बड़े छोटे छोटे सपने हो गए। क्या करना है? बोले सर नौकरी करनी है बस। नौकर बनोगे? नहीं नहीं सर नौकरी करनी है। शादी हो जाती सर बस। तो घरों में भी बचपन से यही बात कही जाती कि पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। समझ, चलो सिद्धांत अगर नहीं समझ में आता तो कहानी। एक बुढ़िया माता के घर में एक चोर कूदा रात में। जैसे ही कूदा, 2 लोगों को नींद नहीं आती। एक बच्चों को नींद नहीं आती, एक बुजुर्गों को नहीं आती, 2 को नींद नहीं आती। बच्चों को इसलिए नहीं आती कि पैदा किए हो तो झेलो, और बुजुर्गों को इसलिए नहीं आती कि अब तो इंद्रियां बची नहीं, जब हमें कुछ नहीं मिल रहा तो तुम ही क्यों ले रहे हो। तो बुढ़िया माता की नींद टूट गई। तो उन्होंने चोर को बुलाया अपने पास। बोले बेटा, तो चोर तो डर गया। तो बुढ़िया माता ने कहा बेटा डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बहू से मेरा झगड़ा है और मैं तुम्हें बता दूंगी कि इस घर में कहाँ कहाँ पैसा रखा है, कहाँ गहना रखा है, कहाँ धन रखा है। मैं चाहती हूं कि मेरी बहू बर्बाद हो। चोर तो बड़ा खुश हो गया कि यार उतरते ही प्री निकल गया। ये तो पहला अटेम्प्ट दी है, प्री क्वालिफाई कर गया। निकल जाता है प्री कभी कभी। अब देखो जिसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, उनका मेंस फंसेगा। चोर तो बैठ गया माता जी के पास। माता जी बोली कि देखो बेटा मैं तुझे सब बता दूंगी, उस खिड़की में क्या है, वहां क्या है, उस बॉक्स के नीचे क्या, लेकिन तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। चोर ने कहा माता जी सुनाओ। तो बुढ़िया माता ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहा कि बेटा एक बार मैं राजस्थान गई, राजस्थान के मरुस्थल में मैं घूम रही थी और घूमते घूमते मैं मरुस्थल में खो गई। और जब खो गई तो चील के एक झुंड ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, और जब उसने हमला किया तो मैं चिल्लाई पंकज पंकज पंकज। तो बुढ़िया माता के बेटे का नाम था पंकज। निकल आया, उसने चोर को देखा, बहुत मार मारा। तो तुक्के में प्री अगर निकल भी जाए तो बेस में अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है
फिर उसका लड़का ने कहा कि मैं अब तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा जाने दे, तूने इसे बहुत मारा, जाने छोड़ जा। उसने कहा नहीं नहीं भाई साहब, आप उनको पुलिस के हवाले करो भाई साहब, मैं सजा भुगतना चाहता हूं। लड़के ने कहा क्यों? कहा जिससे मुझे जिंदगी भर याद रहे कि मैं एक चोर हूं, सपनों का सौदागर नहीं हूं, मैं सपना सुनने नहीं जाता कहीं। अब तुम दो इस कहानी को, यह भारत की बहुत बड़ी परंपरा रही। हम तो उलझ गए बहुत सारी कहानियों में। यह भारत की बहुत बड़ी परंपरा, श्रेष्ठतम परंपरा, दर्शन को कहानी में समझाना। मैं कहानी थोड़ी सुना रहा था। उस बूढ़ी माता को उस सिचुएशन से निपटने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ा? समझ का। वो कोई न्यूटन का नियम थोड़ी था। जब भी जिंदगी में परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं, जब भी, तो कौन तुम्हारी मदद करता है? तुम्हारी समझ। तो किताबें क्या करती हैं? किताबें तुम्हारे दिमाग को जिंदा करती हैं, जिससे कि तुम्हारी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाए। दिस इज द ओनली रोल ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। अगर एजुकेशन दुनिया में महान बनाता तो कबीर महान कभी नहीं होते, कभी स्कूल ही नहीं गए। कबीर का नाम तो सुना है ना, कभी स्कूल नहीं गए। अकबर कभी स्कूल ही नहीं गया। अब तो खैर बोलने से कोई फायदा नहीं, सिलेबस से हट गए हैं। पर वो आदमी बहुत समझदार। राजपूतों ने किसको परेशान नहीं किया? इल्तुतमिश को किया, बलबन को, रजिया को, अलाउद्दीन, सबको। रणथंभौर जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बेईमानी का सहारा लेना पड़ा। राजस्थान कोई लड़के कभी नहीं जीत पाया। एक तो टेरेन बहुत टफ है, आधे से ज्यादा आदमी को तो टेरेन मार डालेगी, मरुस्थल। ज्योग्राफी बहुत सारी चीजों को डिसाइड करती है। अकबर जब गद्दी पर बैठा और उसकी लड़ाई हुई, और खासकर मेड़ता की जब लड़ाई हुई 1561 में, उसने कहा यार ये तो बहुत जाबाज लोग हैं यार, बहुत डेंजर तरीके से लड़ते हैं। एक होता है लड़ना, एक होता है डरा डरा के मार डालना। उसने बीरबल को बुलाया, वो समझदार आदमी था, उसने बीरबल को बुलाया। उसने कहा यार बीरबल यार ये क्या चाहते हैं यार ये राजपूत? बोले साहब सम्मान चाहते हैं। हाँ बोला दे दो। सम्मान कोई कमोडिटी थोड़ी है, बोरन भर के दे दो। पापा कहना, पापा को बोले साहब दूसरी चीज क्या चाहिए? बोले दूसरी चीज इनको चाहिए, इनको लड़ाई करना है सर, युद्ध इनका शौक है सर। अरे बोला बहुत अच्छा है यार, अफगानिस्तान में पोस्टिंग करो इनकी। तो मान सिंह की पोस्टिंग हुई गवर्नर ऑफ काबुल। अब एक तरफ अफगानी, उसको भी लड़ने का शौक है, उसका भी टेरेन बहुत खतरनाक है, और एक तरफ राजपूत, इनको भी लड़ने का शौक है, और दोनों लड़ रहे हैं। और अकबर अरे भैया मैं अपनी तरफ से थोड़ा जब आप पढ़ेंगे, दिल्ली आएंगे, अन अकेडमी ज्वाइन करेंगे, तो हम आपकी जो प्रिपरेशन कराएंगे उसमें पहली चीज यही कराएंगे। पढ़ना तो आप कहीं भी पढ़ लें। पढ़ना क्या है? किताब लिया, उसमें से नोट्स बनाया, पढ़ा दिया। बस वो जो एवोल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो पहला पिलर है आईएएस की प्रिपरेशन की। हमने आपको पढ़ा के भेज दिया घर, इसलिए मैंने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एक प्रोग्राम शुरू किया है। अनुज भाई को आपको बताना भूल गए कि हर महीने एक संडे को मैं स्पेशली आपके पूरे महीने की इवैल्यूएशन करूंगा, पूरे महीने की।
कि इस महीने आपने क्या किया, क्या गेन किया, करंट में क्या पढ़ाई किया, और आपने जो टेक्स्ट पढ़े हैं वहां से आपने क्या पढ़ा। क्योंकि जब आप घर जाते हैं, कोई भी कोचिंग कहां तक आपकी जिम्मेदारी लेती है, क्लास तक। और हमारे समय तैयारी करना बड़ा आसान था। क्लास से घर, 1990, किताबों के सिवा कुछ होता नहीं था। माँ बाप इतना पैसा भेजते थे कि 2-3 तारीख को पैसा मिलता था तो खाने वाले को दे दिया और पान वाले को और चाय वाले को। 4 तारीख को पैसा खत्म। 3 तारीख को पार्टी होती थी जिस दिन पैसा आता था। और हर साल, हर महीने किसी ना किसी का बंदा होता था कि भाई इस बार तुम दोगे, इस बार। और जिस महीने पार्टी होती थी उस महीने घर वालों से कहना पड़ता था कि जीएस का टेस्ट है तो 2000 एक्स्ट्रा। अरे अपने खर्चे में से कौन पार्टी देगा? पता लगा जीएस में ही फेल कर गए। माता जी ने और मारा, बोले तू तो बार बार कर रहा था, एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर, वेरी गुड पेपर। पहली बार जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अनअकैडमी पहली बार यह काम करने जा रही कि हर महीने एक बार आपको आपका रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, जिससे आपको यह इवैल्यूएट होता रहे कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जब आप घर जाते हैं आपके पास ऑप्शन बहुत है। आपके पास मोबाइल है। अब चूंकि अब आप मोबाइल पे क्यों इतना कंसंट्रेट करते हैं? कोई भी आदमी डिस्ट्रैक्ट कब होता है? मन का कुछ नेचर है। ऐसा आप गौर करो, अगर आप कहीं बैठे हो, मूवी देख रहे हो, किसी को सुन रहे हो और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो और मजबूरी है कि आप उठ भी नहीं पा रहे हो, कभी कभी आप कुछ कर रहे हो, किसी को सुनने गए हो, आपको कनेक्ट नहीं हो रहा। समझने की बात नहीं होती, समझ तब आता है जब आदमी कनेक्ट करता है। और जो स्पीकर है आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो जब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप क्या करोगे? अब ऊपर देखोगे, बगल वाले को उंगली कर दोगे, थोड़ा सा ताव में आ गए तो 4-5 लोग उठ के चले आओगे। तो आपका मन जहां नहीं लगेगा वहां वो काम आपको करने ही नहीं देगा। और लगेगा कब नहीं? जब वो कनेक्ट नहीं होगा। और कनेक्ट कब नहीं होगा? जब आप उस पर मनन नहीं करोगे। आपके इस मोबाइल ने आपके मनन करने की क्षमता को मारना शुरू कर दिया, आपको पता नहीं चल रहा है। आप क्लास वर्क तो कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप होमवर्क नहीं कर पा रहे। तो प्रिपरेशन का जो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको डेवलप करना है अगले 10 महीने में। कई लोग हमसे पूछते हैं कोचिंग क्यों जाए? मत जाओ। नहीं, क्यों जाए? अरे मत जा, हमको कह रहे कोचिंग जाना चाहिए। आज के इस दौर में सबसे बड़ी चुनौती है सेल्फ डिसिप्लिन। 1000 घंटे का सिलेबस कोचिंग आपको टुकड़े में तोड़ तोड़कर हर दिन कराती है। तो अगर आप क्लास वर्क, होमवर्क प्रॉपरली कर लो, आप में से 95% पता क्या करते हो? आप होमवर्क नहीं करते हो, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है, पेन होता है यहां। आप आंख बंद करोगे, मिर्जापुर चल रहा है। आप आंख बंद करोगे, आपको ब्लैक स्कॉर्पियो दिखाई पड़ रही। आप आंख बंद करोगे, वो आतिश सर ने जो कहा था कि वो पावरफुल एंट्री ऑफ आईएएस ऑफिसर। सर इनकी बहुत हालत खराब रहती है, वो फोटो वीडियो देख के इतना खुश होने की जरूरत नहीं। सरकार बड़ा प्रेशर बना के रखती है, ये बेचारे बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप किस चीज से बचना चाहते हो? मनन से, सोचने से। और ये जो समझ की डेवलपमेंट है, ये मनन से ही आपको, आपका होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो अभी सुदर्शन सर ने आपको दिखाया था ना कि आप सोचते हो 3-4 साल लगता है, लगता ही है।
क्योंकि आप एक छोटा सा वर्क नहीं कर रहे। मनन, सोचना, करने, वो घर जाके सीखना है आपको। तो पहली चीज आपको ये करनी, आईएएस की तैयारी में प्रिपरेशन शब्द का जो मतलब है वो है समझ का विकास, एनहेंसिंग द अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, पास्ट क्यों पढ़ना है? पढ़ना ही है। भारत क्या है? डाइवर्सिटी का देश है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अखंड भारत, इसे शायद मोदी जी बना ही ले जाएं, बना ही ले जाएंगे। अब तो सारी सिचुएशन उनके पक्ष में। पाकिस्तान में कंडीशन देख ही रहे हो, प्रधानमंत्री पूर्व भाग रहा कि भैया हम कुछ नहीं किए भैया, सॉरी भैया, गलती हो गई भैया, आर्मी डिवाइड हो गई है। तो बेचारे फंस गए हैं। नहीं बेचारे नहीं, फंस ही गए। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। तुम इतने दिन से पूजा कर रहे हो तो पूरा तो होना ही था। तो तुम्हारी पूजा तो कहाँ आएगी ही आएगी। चलो कोई बात नहीं, जब तक होगा तब तक तुम्हारी अपॉइंटमेंट हो चुकी होगी, उस फाइल पे तुम भी दस्तखत करोगे, टेंशन मत लो। हाँ एकदम चलो, एकदम चलो। मैं तो बताऊंगा चुनाव कैसे लड़ना है। ये पहली बात समझ में आई ना। प्रिपरेशन का मतलब एनहेंसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ को डेवलप करना। और वो किससे आएगी? सोचने से। आप क्लास पढ़ते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको, बहुत, आपका जो पार्ट है वो आप नहीं करते। आपने अशोका का धम्मा पढ़ लिया, बड़े खुश हुए आप, बहुत बढ़िया आदमी था, सारे धर्मों का सम्मान कर रहा था, बहुत मस्त आदमी। इसकी अम्मा का क्या नाम था यार, देखो जरा किताब पढ़ के। बस आपकी इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो डाइवर्सिफाइड है। क्यों? ज्योग्राफी। डाइवर्सिफिकेशन किस पर डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे। एक गुजराती हिंदू और एक आसामी हिंदू, दोनों के ड्रेस में और फूड हैबिट में अंतर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? ज्योग्राफी। एक कश्मीरी मुसलमान और तमिलनाडु के मुसलमान के ड्रेस और फूड हैबिट में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी ने हमें डाइवर्सिफाइड कर रखा है, इकोनॉमी ने हमें इंटीग्रेट कर रखा है। किसने डाइवर्सिफाइड कर रखा है? ज्योग्राफी ने। और हमें किसने इंटीग्रेट कर रखा है? इकोनॉमी ने। ढाका का मलमल पूरी दुनिया में फेमस है, तो राजस्थान का मारवाड़ी उसे लेने जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब वो यूपी बिहार क्रॉस करते हुए बंगाल पहुंचेगा तो उसे उन कल्चरों का सम्मान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बिहार का इंसान जब नमक खरीदने के लिए निकलेगा तो गुजराती तो आएगा, उधर से वो बाटी चोखा लेकर आएगा, इधर से ये ढोकला लेके जाएगा। ये बात तब नेशन भी नहीं था। कितनी मजेदार बात है, तब नेशन भी नहीं है, राष्ट्र भी नहीं है, और ये बात अशोक को समझ में आती, इसीलिए तो वो राजा है। गाना बजा लो, नाचना मत। नाच, इसीलिए वो राजा है। मैंने शुरुआत में क्या कहा? राजा वही है, उसे समझ में आती है बातें कि टेंशन इन अ फैमिली एंड टेंशन इन अ नेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फैमिली एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अ नेशन। परिवार में अगर तनाव है तो परिवार खत्म, और राष्ट्र में अगर तनाव है तो राष्ट्र खत्म। तब वो पॉलिसी ऑफ धम्मा लेकर आ रहा है। जैसे आज हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इन लोगों के बीच में टेंशन है, वैसे ही उस वक्त बुद्धिस्ट, जैन, ब्राह्मण, इनके बीच में टेंशन था। ये पहली आवश्यकता है, पहली समझ का विकास। आप कितना भी पढ़ लो, राजा भोज का नाम सुना ही होगा। तो एक विद्वान उनके दरबार में आया, उसको 30 लैंग्वेजेस आती थी, 30
और उसने राजा भोज से कहा कि राजा साहब, मैं 30 भाषाएं जानता हूं और 30 भाषाओं पर मेरा कमांड है, और मेरा दावा है कि आपके दरबार में जितने भी विद्वान बैठे हैं ये बता नहीं पाएंगे कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, मदर टंग। और इनमें से अगर किसी ने बता दिया तो मैं उसको 10,000 सोने की मुद्रा दूंगा। और किसी घर में घुस के चैलेंज करो। अरे उसने कहा कैसी बातें करते हो, बिल्कुल बता देंगे। कहा महाराज अगर नहीं बता पाए तो राजा ने कहा कि मैं तुमको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, 1,00,000 गोल्ड कॉइन। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन वो आया, उसने भाषाएं बोलनी शुरू की। राजा भोज का पहला विद्वान उठा, वो हार गया। वो बोल ही इतने कमांड से रहा था, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, इतनी कमांड है। क्योंकि जब आप भाषा बोलते हो तो जो आपकी मदर टंग होती है, आपकी मदर टंग की एसेंट आपकी भाषा में आ जाती है। जैसे यूपी का आदमी इंग्लिश बोलेगा, कश्मीर का आदमी इंग्लिश बोलेगा, बिहार का आदमी इंग्लिश बोलेगा, राजस्थान का बोलेगा, तो उसकी जो नेटिव एसेंट है वो उसमें दिखाई पड़ेगी, आप तुरंत पकड़ लो। दूसरे दिन भी राजा का दूसरा विद्वान हार गया। ऐसे 10 दिन चलता रहा। वो 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जीत गया। दूसरा राजा साहब को लगा कि यार हम तो वैसे ही भिखमंगे हो जाएंगे, सारा तिजोरी का पैसा चला जाएगा, और इसकी चुनौती से स्वीकार कर लिए, बेइज्जती भी बहुत हो रही है। कालिदास को बुलाया। कहा महाराज बहुत बेइज्जती हो रही है, पैसा तो जा ही रहा, बेइज्जती बहुत हो रही है। कालिदास ने कहा ठीक है, आप चिंता ना करो, कल का शो ऑर्गेनाइज करो, मैं आ रहा हूं। शो ऑर्गेनाइज 11th डे वाला भी विद्वान हार गया। तो जब वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेके जा रहा था वो विद्वान, तो जैसे ही सीढ़ियों से उतरा, कालिदास ने पीछे से धक्का दे दिया। जब धक्का दे दिया, गिरा, सोने की मुद्राएं भी बिखर गई। और जैसे ही गिरा और सोने की मुद्रा बिखरी, वो पलटा और कालिदास को गाली देना शुरू कर दी। कालिदास ने कहा यही तेरी मदर टंग है। क्योंकि जो मजा गाली देने का मदर टंग में है, विचार भाव के बिना बेकार है, वेस्ट। अगर विचार के साथ भाव ना जुड़ा हो, ये पहली बात लिख लो, मजा बहुत ले रहे हो, कि तैयारी का मतलब होता है समझ का विकास। और किसी को भी इस सेमिनार में लगता हो कि मेरी 2 साल से तैयारी है और मेरी समझ अच्छी हो चुकी है, वो कृपया करके अपना हाथ उठाए। अगर उनके माँ बाप यहां बैठे हैं तो वो ना उठाएं। लाइव भी चल रहा है, अगर घर पर हिंसा होने की संभावना है तो भी ना उठाएं, क्योंकि माँ बाप दुखी बहुत होते हैं कि इतना पैसा दे रहे, तुम जो है। अच्छा ठीक, तो इन तक माइक पहुंच रहा। क्या ऑप्शनल है तुम्हारा? ऑप्शनल नहीं है सर। बहुत बढ़िया, स्टेट पीसीएस, बहुत अच्छा। स्टेट पीसीएस, दरवाजा ही बंद कर दिया क्वेश्चन पूछने का। ऑप्शन ही नहीं है। जैसे तुम आईएएस का, बहुत बढ़िया, तुम्हारा भी आईएएस में होगा, बहुत बढ़िया, शानदार। तुम्हें कोई आईएएस में निकाल ही नहीं सकता। तो तुम इंटरव्यू बोर्ड में गए, उसने पूछा तुम्हारा आइडियल कौन, तुमने कहा मेरे पापा। अब इंटरव्यू बोर्ड को तुम्हारे पापा के बारे में कुछ पता ही नहीं। अगर तुमने गलती से कह दिया राणा सांगा तो तुम्हें बताना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो ये बहुत अच्छे, ये अप्रोच इतना प्यारा होता है जिंदगी की, दरवाजा ही बंद कर दो, हम बताएंगे नहीं क्या करना था, तुम पूछते रहो जितना पूछना। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, शानदार। हिस्ट्री से पूछ